दोस्तों, हाल ही में कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने इंडिया और कनाडा के बीच टेंशन बढ़ा दिया है। इसी के साथ हमने ये भी देखा कई पॉइंट्स पर खालिस्तानी समर्थक और इंडियन काउंसिलेट के बीच गंभीर टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई। जस्टिन ट्रूडो लेड कैनेडियन गवर्नमेंट और खालिस्तानी सपोर्टर्स ने इस किलिंग को पॉलिटिकल किलिंग के रूप में पेश किया, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात से साफ डिनाई किया है। लेकिन कई इंडियंस इस हत्या को आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक कार्रवाई के रूप में देखते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट के इन एलिगेशन से दोनों देशों के बीच पहले से ही चल रहे नाजुक रिश्तों को और भी बिगाड़ दिया है। मैं हूं आपका होस्ट उदय और वेलकम टू डी इन्फ्लुएंस बाय उदय। आज हम बात करेंगे खालिस्तान के मुद्दे पर। आखिर क्या है खालिस्तान? खालिस्तान का मतलब क्या है? इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसका असली सच क्या है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें सबसे पहले ये समझना होगा आखिर खालिस्तान की सोच आई कहां से। दोस्तों, पंजाब की धरती हमेशा से ही वीरता और भक्ति की मिसाल रही है, लेकिन इंडिया की आज़ादी के बाद से कुछ ताकतों ने इस धरती पर सेपरेटिज्म के बीज बोना शुरू कर दिए, खास करके 1947 के बाद, हमारे आज़ादी के बाद। 1947 ये वो समय था जब हमारे भारत माँ को फिर एक बार दो हिस्सों में बांटा गया। इस पार्टीशन ने पंजाब को बहुत गहरी चोट दी। पंजाब के लोग इस पार्टीशन का दर्द अपने दिल में संजोए हुए थे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ने इस दर्द का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना सही समझा। पार्टीशन के साथ महाराजा रंजीत सिंह के महान सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर पाकिस्तान में चली गई। साथ ही साथ सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की जन्मस्थली ननकाना साहिब और कई पवित्र स्थान वो भी पाकिस्तान में चले गए। पार्टीशन के बाद लाखों पंजाबी फैमिलीज अपनी जन्मभूमि छोड़कर नए भारत में आ गई। रिलीजियस और कल्चरल तौर पर जुड़ी इस धरती को दो टुकड़ों में बांटा गया। इससे न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में एक गहरा सदमा पहुंचा। पाकिस्तान का फॉर्मेशन होने के बाद से ही इंडिया में कम्युनल टेंशन्स भी बढ़ने लगे। पार्टीशन का दर्द लोगों के दिलों में था ही, और इसकी पीड़ा का लाभ कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स ने उठाना शुरू कर दिया। हमारे भारत देश के आज़ादी के बाद से पंजाब में सेपरेटिस्ट थिंकिंग धीरे धीरे फैलने लगी। इसकी पहली कड़ी बनी जो थी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की लहर। बात कर रहे हम 20वीं सदी की शुरुआत में पंजाब की सरजमी पर सिख समुदाय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। वो दौर था जब गुरुद्वारे सिख धर्म का दिल और आत्मा उन महंतों के हाथ में फंस चुके थे, जिनके लिए धर्म सिर्फ एक व्यवसाय बन चुका था। हम बात कर रहे गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट्स की। गुरुद्वारे जो गुरु नानक देव जी और सिख गुरुओं की शिक्षाओं के प्रतीक थे, अब महंतों की निजी जागीर बन चुके थे। ये महंत जो कभी गुरुद्वारे की देखभाल करते थे, समय के साथ सत्ता और पैसे के भूखे हो गए। इन्होंने गुरुद्वारों के दान और जमीन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। गुरु का लंगर जो हर जाति और वर्ग को जोड़ने का प्रतीक था, अब धीरे धीरे अपनी चमक होने लगा था। लेकिन जैसा कहा जाता है ना, जहां अंधकार गहराता है वहीं से रोशनी की किरणें निकलती हैं। यही हुआ अकाली आंदोलन के साथ। 1920 का साल था जब सिख समुदाय ने इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। यह आंदोलन न केवल गुरुद्वारों को बचाने की लड़ाई थी, बल्कि सिख धर्म की खोई हुई पहचान को वापस लाने की भी एक कोशिश थी। इस आंदोलन को अपनी दिशा देने के लिए नायक चाहिए थे, और वो नायक बनकर सामने आए बाबा खरक सिंह, मास्टर तारा सिंह और कृपाल सिंह जाभर। इन नेताओं ने सिख समुदाय के लिए एक नई राह दिखाई। उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई न केवल तलवार की होगी, न बंदूक की, बल्कि अहिंसा और सच्चाई की होगी। इन्होंने शांतिपूर्ण विरोधों का आयोजन किया, जहां लाखों सिख किसान, मजदूर, नौजवान एकजुट होकर गुरुद्वारों के महंतों के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन इस संघर्ष की सबसे दिल दहलाने वाली घटना ननकाना साहिब कांड घटी। साल था 1921। ननकाना साहिब गुरुद्वारे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अकालियों पर महंत
नारायण दास और उनके गुर्गों ने हमला किया। इस हमले में दर्जनों सिख मारे गए। लेकिन यह घटना जो डराने के लिए की गई थी, अकाली आंदोलन को और मजबूत कर गई। ननकाना साहिब का बलिदान एक चिंगारी बन गया, जिसने पूरे पंजाब में आंदोलन की आग को भड़का दिया। अकाली आंदोलन की ताकत और सिख समुदाय की एकजुटता ने 1925 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकने पर मजबूर कर दिया। सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ। गुरुद्वारों का प्रबंधन सिख समुदाय के पास सौंपा गया। महंतों का भ्रष्ट शासन खत्म हो गया और सबसे खास बात, सिख महिलाओं को वोटिंग का अधिकार और गुरुद्वारा प्रबंधन में भाग लेने का मौका भी मिला। रिलीजियस रिफॉर्म एक सोशल नीड थी, लेकिन इसे पंजाब की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की मांग में बदलने की कोशिशें भी शुरू हो गई। 1940 में जब मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में पंजाब को एक मुस्लिम राज्य बनाने की मांग की गई, तो अकालियों के नेतृत्व में सिख नेताओं का एक वर्ग चिंतित हो गया। उन्होंने व्यापक पंजाब क्षेत्र को कवर करने वाले एक धार्मिक राज्य के रूप में खालिस्तान के विचार को सामने रखा। इसी कॉन्टेक्स्ट में खालिस्तान का आइडिया पहले बार उभरा। हालांकि ये आइडिया उस समय तक सिर्फ कुछ लोगों के थिंकिंग में ही था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इसे एक व्यापक मूवमेंट में बदलने की कोशिश की गई। पंजाब के कुछ रिलीजियस और सोशल लीडर्स ने इस मूवमेंट को अपनी पावर और आइडेंटिटी बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। अब बात करें हम 1971 की। इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हाथ से निकलते हुए देखा, तो उसने भारत को भी तोड़ने के लिए एक नया मोर्चा खोलने का ठाना। इसी समय खालिस्तान आंदोलन ने विदेशों में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। धर्मिंदर सिंह परमार और जगजीत सिंह चौहान, ये दो नाम उस साजिश का मोहरा बने और चेहरा भी बने। परमार ने बर्मिंघम में खालिस्तान का झंडा फहराया, लेकिन उनकी बैठक में उस वक्त मुश्किल से सिर्फ 20 लोग शामिल हुए थे। उन्हें पागल तक कहा गया था, लेकिन चौहान का गेम इससे कहीं ज्यादा गहरा था। जब हम 1967 के पंजाब इलेक्शन की बात करते हैं, उस वक्त पे चौहान भी एक प्रत्याशी के रूप में खड़े थे। उस चुनाव में चौहान हार गए। इसके बाद चौहान ने भारत के खिलाफ एक साजिश रचने के लिए पाकिस्तान का सहारा लिया। जगजीत सिंह चौहान ने पाकिस्तान जाकर उस समय के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात भी की, और पाकिस्तान ऐसे ही मौके के तलाश में था। भुट्टो ने चौहान को ननकाना साहिब को खालिस्तान की राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया। जरा आप ही सोचिए, भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही थी। पाकिस्तान ने खालिस्तानी मूवमेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचारित किया। ये कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि भारत को अंदर से कमजोर करने की एक साजिश थी। चौहान ने 13 अक्टूबर 1971 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऐड दिया, जिसमें खालिस्तान के स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इस विज्ञापन का उद्देश्य सिख प्रवासियों से फंड जुटाना था। जो पैसा सिख धर्म को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उसे अब भारत को कमजोर करने के लिए लगाया गया। चौहान ने नकली पासपोर्ट, करेंसी और पोस्टल स्टैंप ये तक जारी किए। उन्होंने काउंसिल ऑफ खालिस्तान बनाई और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया। लेकिन अभी तक वीडियो में हम जो खालिस्तान बात कर रहे हैं, आखिर खालिस्तान का मीनिंग क्या है? साल था 1699, बैसाखी का दिन था। आनंदपुर साहिब में लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। गुरु गोविंद सिंह ने अचानक अपनी तलवार निकालते हुए एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा, कौन है जो अपने सिर का बलिदान देने को तैयार है? इस क्वेश्चन ने पूरे सभा में साइलेंस फैला दिया, लेकिन एक के बाद एक 5 वीर सामने आए। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई साहिब सिंह और भाई मोहकम सिंह। इन पांचों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्राणों की आहुति देने का साहस दिखाया। गुरु गोविंद सिंह ने इस घटना के जरिए एक संदेश दिया, खालसा पंथ का हर सदस्य खालिस यानी प्योर होगा, और खालसा पंथ न केवल ईश्वर के प्रति समर्पित रहेगा, बल्कि अपने कर्तव्यों और मानवता की सेवा में भी अड़िग रहेगा। यहाँ से सामने आया खालसा शब्द, और खालिस्तान का मतलब है खालसा की भूमि।
दोस्तों, अब हम बात कर रहे आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के बारे में। साल था 1973। अकाली दल ने एक इम्पोर्टेंट प्रपोजल पेश किया जिसे आनंदपुर साहिब प्रपोजल के नाम से जाना जाता है। इस प्रपोजल में पंजाब के लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड की गई। इस प्रपोजल का मकसद था पंजाब को सेंटर से ज़्यादा राइट्स मिले ताकि वो अपनी कल्चर और रिलीजियस ट्रेडिशन की सिक्योरिटी कर सके। आनंदपुर साहिब प्रपोजल में कई डिमांड शामिल थी, जैसे पंजाब को सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से ज़्यादा फ्रीडम मिलना और सिख रिलीजन से जुड़े इंस्टीट्यूशन पर ज़्यादा राइट्स प्राप्त करना। इसी के अलावा इस प्रपोजल में लैंग्वेज, कल्चर और इकोनॉमिक इश्यूज पर भी फोकस किया गया था। हालांकि इस प्रपोजल को नेशनल यूनिटी के खिलाफ समझा गया। इंडिया के दूसरे स्टेट्स और गवर्नमेंट ने इसे एक सेपरेटिस्ट प्रपोजल के रूप में देखा। इसका विरोध इसलिए भी हुआ क्योंकि इससे इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा महसूस हुआ। और इसी सिचुएशन के दौरान एक लीडर उभर कर सामने आया जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंद्रनवाले। भिंद्रनवाले ने सिखों के राइट्स की बात करते हुए यूथ को प्रोवोक करना शुरू कर दिया। उन्होंने रिलीजियसनेस का सहारा लेकर सिख यूथ को मिलिटेंसी की ओर मोड़ दिया। उनके आइडियाज सेपरेटिस्ट थे और उनका सपोर्ट करने वाले लोगों का सिर्फ पर्पस था पंजाब को इंडिया से अलग करना। भिंद्रनवाले का उदय खालिस्तान मूवमेंट को और भी पावरफुल बनाने में हेल्पफुल साबित हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि भिंद्रनवाले को कांग्रेस ने ही सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था, वो भी सिर्फ इलेक्टोरल गेन के लिए। भिंद्रनवाले का आकर्षण जट सिख समुदाय और सिख ऑर्थोडॉक्सी के बीच क्यों था, इसे समझने के लिए हमें उनकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। इसके अलावा कांग्रेस कैसे भिंद्रनवाले के राइज और उसके बाद उसकी तबाही का कारण बनी, और ये भी एक दिलचस्प कहानी है। जरनैल सिंह भिंद्रनवाले का जन्म 1947 में हुआ था। वे फरीदाकोट के रोड़े गांव का एक जट किसान परिवार से थे। उनका परिवार लंबे समय तक दामदमी टकसाल से जुड़ा हुआ था। दामदमी टकसाल की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय हुई, ऐसा माना जाता है। ये संस्था सिख धर्म के शुद्ध और पारंपरिक शिक्षाओं को फैलाने के लिए जानी जाती है। भिंद्रनवाले ने यहीं से अपनी धार्मिक शिक्षा पूरी की। भिंद्रनवाले की गुरबानी की गहरी समझ और धार्मिक अनुशासन ने उन्हें सिख ऑर्थोडॉक्सी के बीच एक सम्मानित स्थान दिलाया। अब हम बात कर रहे हैं 1977 की, जब दामदमी टकसाल के प्रमुख करतार सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो भिंद्रनवाले को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया और इसके बाद उन्होंने अपने गांव भिंडर से अपना उपनाम लिया और जरनैल सिंह भिंद्रनवाले कहलाने लगे। 1978 के बैसाखी के पर्व पर एक घटना हुई जिसने भिंद्रनवाले को राष्ट्रीय और धार्मिक राजनीति में एक बड़ा नाम बना दिया। संत निरंकारी नामक एक सिख समुदाय ने उस दिन अमृतसर में एक जुलूस निकाला। ये बैसाखी का दिन था जिस दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। संत निरंकारियों की मान्यता ऑर्थोडॉक्स सिखों के खिलाफ थी। भिंद्रनवाले ने इस जुलूस के खिलाफ एक भाषण दिया और हजारों लोगों के साथ जुलूस पर हमला किया, जिसमें 13 सिख मारे गए। इसके बाद भिंद्रनवाले की लोकप्रियता बढ़ती गई। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी ने इसे एक मौके के रूप में देखा। संजय गांधी ने सुझाव दिया कि अकाली दल को चुनौती देने के लिए एक रिलीजियस फिगर का इस्तेमाल किया जाए। भिंद्रनवाले को इस रोल के लिए चुना गया। उन्हें पैसा और समर्थन दोनों दिया। हालांकि ये म्यूचुअल कन्वीनियंस का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला। भिंद्रनवाले जल्द ही कांग्रेस के काबू से बाहर हो गए। 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आई तो उन्होंने पंजाब सरकार को भंग कर दिया, लेकिन इससे भिंद्रनवाले और अधिक ताकतवर बन गए। भिंद्रनवाले का गुस्सा संत निरंकारी प्रमुख गुरबचन सिंह के खिलाफ बढ़ता गया। अप्रैल 1980 में गुरबचन सिंह की दिल्ली में हत्या कर दी गई। इसमें भिंद्रनवाले के करीबियों का नाम सामने आया। पुलिस रिपोर्ट में उनका नाम आने के बाद उन्होंने दरबार साहिब में शरण ली। कांग्रेस ने भिंद्रनवाले को जिस पॉलिटिकल वेपन के तौर पर खड़ा किया था, वही उनके लिए अब सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 1984, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की। यह ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए मिलिटेंट्स और भिंद्रनवाले के सपोर्टर्स को बाहर निकालने के लिए किया गया था। गोल्डन टेम्पल, जो एक पवित्र स्थान है, उसमें वेपन्स और एम्यूनिशन जमा किए गए थे। इस ऑपरेशन का पर्पस था
पंजाब में पीस बहाल की जाए और टेररिज्म को ख़त्म किया जाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था, एक बहुत ही पेचीदा इशू था। इंडियन आर्मी को इस पवित्र रिलीजियस प्लेस पर एंट्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसका पंजाब में वाइड स्प्रेड विरोध भी हुआ। हालांकि गवर्नमेंट ने इसे टेररिज्म के खिलाफ एक ज़रूरी स्टेप के रूप में देखा, लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि पंजाब में डीप रिजेंटमेंट फैल गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देश भर में वायलेंस की एक नई लहर दौड़ गई। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और वो भी उनके 2 सिख बॉडीगार्ड ने। इसके बाद देश भर में एंटी सिख राइट्स भड़क उठे। इस इवेंट ने देश के सोशल फैब्रिक को गहरे जख्म दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तान मूवमेंट और भी डेंजरस फॉर्म में सामने आया। इस ऑपरेशन के बाद से ही सिख कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच डिस्टेंसेस बढ़ने लगी। खालिस्तान सपोर्टर्स ने इसे अपने एजेंडा को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल किया। खालिस्तान मूवमेंट स्प्रेड होने के पीछे सिर्फ सोशल इश्यूज नहीं थे, उसके पीछे एक साजिश थी, वो थी पाकिस्तान की। खालिस्तान मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान ने इस मूवमेंट को इंडिया को वीकन करने के लिए एक वेपन के रूप में देखा। ISI ने खालिस्तानी लीडर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट्स दिए, वेपन्स प्रोवाइड किए और यहाँ तक कि मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की। पाकिस्तान ने खालिस्तानी मूवमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रमोट करने की कई बार कोशिश की। ISI ने फॉरेन कंट्रीज में बसे हुए इंडियंस के थ्रू इस मूवमेंट को फंड और सपोर्ट कराया। इसके जरिए पाकिस्तान ने खालिस्तान को एक इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश की। ISI का पर्पस सिर्फ पंजाब को इंडिया से सेपरेट करना नहीं था, बल्कि पूरे इंडिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना था। इसके लिए ISI ने हर पॉसिबल तरीके से खालिस्तान मूवमेंट को प्रमोट किया। पाकिस्तान ने इस मूवमेंट को इंडिया के खिलाफ एक प्रोपोगंडा के रूप में इस्तेमाल किया। आज भी पाकिस्तान के कई सारे एलिमेंट्स सोशल मीडिया और दूसरे मीडियम के जरिए खालिस्तान को सपोर्ट करते हुए पाए जाएंगे। ISI का मकसद है कि इंडिया में कम्युनल और रिलीजियस टेंशन बढ़े ताकि इंडिया की यूनिटी कमज़ोर हो। हाल ही के कुछ सालों में खालिस्तान मूवमेंट USA, UK और कनाडा जैसे देशों में ग्रो हुआ है। इसका मेन रीज़न है 1984 के बाद शुरू हुआ माइग्रेशन। 1980 के दशक में ऑपरेशन ब्लू स्टार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से बाहर जाने वाले कई खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने इन देशों की शरण ली। समय के साथ इन प्रवासी सिख समुदायों ने खालिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन बनाना शुरू कर दिया, जो एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग कर रहा था। और इस सेपरेटिस्ट विचारधारा ने इन देशों में प्रवासी समुदाय में स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया। बात कर रहे हैं 1985 की। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर हुए बम हमले का ये इतिहास एक काला अध्याय बन गया है। इस हमले में 331 लोग मारे गए और इसे खालिस्तान आंदोलन से जुड़े सिख उग्रवादियों ने अंजाम दिया था। यह बॉम्बिंग, जो कनाडा के इतिहास में डेडलीस्ट टेररिस्ट हमलों में से एक मानी जाती है, इसने कनाडा सरकार और सिख समुदाय के बीच रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाला। हालांकि अधिकांश सिख समुदाय इस तरह की हिंसक गतिविधियों से दूर रहते हैं। हाल ही में 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने इन तनावों को और बढ़ा दिया। निज्जर, जो खालिस्तानी टेररिस्ट में एक प्रमुख चेहरा थे, जून 2023 में दिन दहाड़े वो मारे गए। निज्जर ने खालिस्तान के समर्थक में कई कार्यक्रम आयोजित किए थे और उनके आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने की भी बात सामने आई थी। खालिस्तान समूहों का इन देशों के राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव है और ये एक चिंता का विषय है। खालिस्तान आंदोलन ने स्थानीय राजनीति में भी घुसपैठ कर ली है, जहां ये कभी कभी मानवाधिकारों की बात करते हुए अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने के रूप में इन्हें देखा जाता है। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है जगमीत सिंह, जो कनाडा के NDP पार्टी से है। जगमीत सिंह के पॉलिटिकल करियर में उनके खालिस्तान समर्थक रूप की छाप साफ नजर आती है। 2013 में भारत ने जगमीत सिंह को वीज़ा देने से मना कर दिया था, जब वो अमृतसर यात्रा के लिए अप्लाई कर रहे थे। भारत सरकार का मानना था कि उन्होंने 1984 के सिख दंगों पर वध शब्द का इस्तेमाल करने के कारण भारत के सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद जगमीत सिंह पर यह भी आरोप लगा कि वो भारत की शांति और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कमज़ोर कर रहे हैं।
2016 में सिंह ने यूके बेस्ड नेशनल सिख यूथ फेडरेशन के को-फाउंडर के साथ एक सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें खालिस्तान के लिए एक अलग राज्य की डिमांड की गई थी। 2015 में उन्होंने एक खालिस्तानी रैली में भी हिस्सा लिया, जिसमें खालिस्तान के नारे लगे और रैली में 1984 के गोल्डन टेम्पल हमले के आरोपी जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले के भी बड़े पोस्टर लगे थे। इस रैली में जगमीत सिंह ने भारत पर 1984 में सिखों पर हमले का आरोप लगाया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया कि उसने खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में अपनी भूमिका निभाई। इस मुद्दे पर जगमीत सिंह ने कैनेडियन सरकार का समर्थन करते हुए कई बयान दिए। जगमीत सिंह ने इंडियन काउंसिलेट पर बैन लगाने की बात की और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग की, जिसे कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा विरोध किया जाता है। हालांकि जब इस विषय पर उनसे सवाल किए गए तो उनका जवाब भ्रमित करने वाला था, जिससे पत्रकारों ने उनका मजाक बना दिया। That you want to put forward, how do you balance that against Canada's economic interests and suggesting severe sanctions when that would have potentially devastating effects in Canada's economy? I thank you for the opportunity to clarify. I mentioned very severe sanctions on Indian diplomats. Policy. So given the fact, I mean, let's just take a moment. We got the RCMP that said that Indian diplomats were hiring criminal elements to shoot at Canadians. I can't see why we would do anything other than put in place severe sanctions on those diplomats, on Indian diplomats. The Modi government has to be held to account, and we all need to be unified as Canadian leaders. All of us have to be united in denouncing Modi and making sure we protect Canadians and put their safety first and foremost. Thank you so I'm much. saying whether or not you had personal threats. What do you I'm make not of saying Indian that name you're and leaving leaving open that personally? assumption. This is the last question I can have. We're gonna let her. He's gone. He's gone. Also, that's still not how it works. Yeah. जगमीत सिंह की खालिस्तान समर्थक भूमिका को देखते हुए ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि उनका प्रभाव कनाडा की राजनीति में बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को समर्थन देने का निर्णय लिया और जब 2025 के इलेक्शन से पहले पार्टी ने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस लिया, तब भी वो भारत के खिलाफ ट्रूडो के कड़े रुख का समर्थन करते रहे हैं। इन घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि खालिस्तान समर्थक विचारधारा कनाडा में तेजी से फैल रही है और जगमीत सिंह इस आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। कनाडा की राजनीति में जगमीत सिंह का खालिस्तान समर्थक रूप एक गंभीर मुद्दा है। उनके विचारों और कार्यों से ये साबित भी होता है कि उनका समर्थन खालिस्तान आंदोलन के प्रति बहुत मजबूत है। हालांकि कनाडा सरकार को इस बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण पाना होगा ताकि हिंसा और अलगाववादी विचारधाराओं के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा ना आए। आज जब हम खालिस्तान की बात करते हैं तो खालिस्तान का इशू एक बार फिर सामने आ रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया और फॉरेन प्लेटफॉर्म के जरिए। इंडियन गवर्नमेंट इस इशू पर सख्ती से एक्शन ले रही है, लेकिन इसे पूरी तरह से ख़त्म करने में अभी कई चैलेंजेस हैं। आज का सिनेरियो ये है कि खालिस्तान सपोर्टर्स अपने कैंपेन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग सिख यूथ को प्रोवोक करने की हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ये जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, ये कोई रैंडम लोग नहीं हैं। इनमें से कुछ लोग तो फेमस आर्टिस्ट हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ भारतीय कलाकारों ने खालिस्तान आंदोलन को समर्थन देने या उससे जुड़े विचारों को बढ़ावा देने के लिए मंच का उपयोग किया है। इन कलाकारों के पास बड़ी फैन फॉलोइंग है, विशेषकर युवाओं के बीच, जो उनकी कला, गानों और सोशल मीडिया उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। इन कलाकारों की गतिविधियां न केवल विवादास्पद हैं, बल्कि ये भारतीय समाज और राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर चुनौती भी बन गई है। कई पंजाबी गायक, विशेष रूप से जो विदेशों में बसे हैं, इन्होंने अपने गानों और वीडियो में खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा दिया है। इनके गाने अक्सर अलगाववादी संदेशों, हथियारों, ड्रग्स और खालिस्तानी नेताओं की प्रशंसा पर आधारित होते हैं। अगर हम खालिस्तानी सपोर्टिंग आर्टिस्ट की बात करें तो इनमें से कुछ नाम आपका ध्यान खींच सकते हैं। दिलजीत दोसांझ, करण औजला, कौर पी, जाज धामी, एपी ढिल्लों, हार्डकोर, शुभ, डिनो जेम्स और इन सभी के चहीते सिद्धू
मूसेवाला। इनके म्यूजिक वीडियोस में हथियारों, दारू, ड्रग्स और हिंसा का खुले तौर पर प्रदर्शन किया जाता है। खालिस्तान का झंडा और अलगाववादी प्रतीक चिन्ह बार बार अपने डीपी और सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं। आप कोई इंडियन रैप सिंगिंग शो देखो, वहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को कुछ जजेस ऐसे प्रेज करते हुए दिखेंगे कि इसी ने इंडिया में रैप कल्चर स्टार्ट किया हो। यह सिंगर भिंडरनवाले और अन्य खालिस्तानी आतंकवादियों को शहीद के रूप में पोर्ट्रे करते हैं। इन शोज के जजेस नोइंगली पार्टिसिपेंट्स और ऑडियंस में सटल तरीके से खालिस्तानी सोच फैला रहे हैं। इन कलाकारों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए खालिस्तान आंदोलन के प्रति सिंपैथी पैदा करने की कोशिश की है। इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, ट्विटर हो या फिर और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन पर इन सारे आर्टिस्ट लोगों की फॉलोइंग काफ़ी ह्यूज है और ये सोशल मीडिया का यूज़ करके ऐसे मैसेज फैलाते रहते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर कई बार ऐतिहासिक घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जैसे कि 1984 के सिख दंगों को नरसंहार कहकर प्रचारित करना या फिर इंदिरा गांधी के किलिंग को या फिर उनके मर्डर को वध कहना। और जब भी ऐसे मैसेज खालिस्तानी सपोर्टर्स सोशल मीडिया पे डालते हैं तो वो जानबूझकर आज़ादी, स्वाभिमान इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे युवा पीढ़ी इन विचारों के प्रति आकर्षित हो। इन कलाकारों के संदेशों का सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय युवाओं पर पड़ा है। आप कोई भी जिम में जाइए या फिर कोई फंक्शन में जाइए, आपको सिद्धू मूसेवाला और उसके जैसे खालिस्तानी सिंपैथाइजर सिंगर्स का बहुत बार सॉन्ग बजता हुआ मिल जाएगा। अपने गानों में और वीडियो में हिंसा और अलगाववादी संदेशों को ये रोमांटिक तरीके से पेश करते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है कि भारत में सिखों को दबाया जा रहा है। धर्म और संस्कृति के नाम पर इन विचारों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे युवा अपने ही देश और सरकार के खिलाफ होते जा रहे हैं। कई बार इन कलाकारों का समर्थन ऐसे संगठन और राजनेताओं से भी मिलता है जो खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। विदेशों में बसे खालिस्तानी संगठनों से इसे आर्थिक और वैचारिक समर्थन भी मिलता है। इनके कॉन्सर्ट और इवेंट्स को अलगाववादी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन कलाकारों की गतिविधियों ने भारतीय समाज को विभाजित करने का प्रयास किया है। सांस्कृतिक और धार्मिक एकता पर भी प्रभाव पड़ा है। युवाओं में कट्टरता और हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा है। देश की अखंडता और संप्रभुता को भी खतरा पैदा हो रहा है। खालिस्तान समर्थक कलाकारों की भूमिका केवल व्यक्तिगत विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत और इसके युवाओं के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है। आज भारतीय समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है और ऐसे खालिस्तानी इवेंट्स को भी विरोध करने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। इसी के साथ इंडिया को उन कंट्रीज से भी बात करनी होगी जो खालिस्तानी सपोर्टर्स को शेल्टर देते हैं। ये ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लेवल पर खालिस्तान का असली चेहरा लोगों के सामने आए, खालिस्तान को एक सेपरेटिस्ट इशू के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए ताकि इसे सपोर्ट ना मिले। तो दोस्तों, ये थी खालिस्तान आंदोलन से जुड़ी कुछ अहम बातें। इसके पीछे की सोच, इसकी हकीकत, इसका असर खासकर कनाडा और भारत के रिश्तों पर। आज का मुद्दा सिर्फ इतिहास का मुद्दा नहीं है, बल्कि आज भी ये हमारे समाज और राजनीति में कहीं ना कहीं जिंदा है। खालिस्तान का सपना एक ऐसी वास्तविकता है जिसे कई लोग समर्थन देते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। आपके विचार इस मुद्दे पर क्या है? क्या आप मानते हैं कि ये आंदोलन जायज़ है या फिर ये सिर्फ एक अलगाववादी सोच का नतीजा है? आपके विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी राय जानने का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे एम्पावर्ड। धन्यवाद।